नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आप सबका स्वागत है। आज बात पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप सोचिए, आप इत्मीनान से टिकट लेकर सीट बुक कर ट्रेन में अपनी यात्रा कर रहे हैं और अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। भगवान न करे कभी ये वक्त आपको देखना पड़े, लेकिन कुछ पड़ोसी और कुछ दुश्मन पड़ोसी ऐसी ही चाल कर रहे हैं। वो हादसों को, वो आतंकवादी वारदातों को हादसों की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कानपुर के पास पुखराया से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 150 से ज्यादा मासूम हिंदुस्तानियों की जान चली गई थी। अब खुलासा हो रहा है कि वो हादसा नहीं था, वो आईएसआई की आतंकी साजिश भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग पकड़े हैं जांच एजेंसियों ने, बिहार पुलिस ने, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आईएसआई ने उनको पैसा दिया ये घटिया काम करने के लिए, और जिस वजह से 150 मासूम हिंदुस्तानी रेलवे पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। और ये एकमात्र एक घटना नहीं है, ऐसी कम से कम 3 घटनाओं की जो रेलवे से जुड़ी हुई हादसे हैं, उनकी जांच अब तमाम एजेंसियां आईबी, एनआईए, रॉ मिलकर करने जा रही है कि कहीं ये पाकिस्तान की घटिया, कायर, नापाक आईएसआई की साजिश तो नहीं है। इशारे वही मिल रहे हैं। हिंदुस्तान की प्रगति को रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए, हिंदुस्तान की रेलवे जो तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए आम हिंदुस्तानियों को शहीद किया जा रहा है पाकिस्तान की इस एजेंसी के द्वारा। और ये सारा का सारा नेटवर्क मैं आपको इस वक्त नक्शे के जरिए समझाता हूं कैसे होता है। हादसा हुआ कानपुर में, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया बिहार से जिसका नाम मोती पासवान है। उसके साथ 3 और साथी थे और जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि नेपाल से एक व्यक्ति इनको मिला जो कि वहां का एक बड़ा कह सकते हैं कि अनलॉफुल आदमी है। उसने इनको पैसे दिए और ये वारदात करवाई, जो कानपुर में एक कुकर रख के, प्रेशर कुकर रख के ब्लास्ट कराया आईडी के जरिए और पटरियों को तोड़ दिया गया। और इस नेपाली व्यक्ति को, जिसका नाम गिरी है, उसको पैसा आया दुबई से, वो दुबई जहां पर आईएसआई का एजेंट रहता है और आईएसआई पाकिस्तान में काम करती है। तो किस तरीके से पाकिस्तान की ये खुफिया चाल है, जो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर व्यवधान या गतिरोध या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। अभी तक हाफिज सईद की मदद ली जा रही थी, अब ऐसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है, लगाम लगनी शुरू हो गई है। तो अब ये घटिया कायराना हरकतें ऐसे पीठ पर वार किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान होंगे और पाकिस्तान के मेहमान होंगे जिनसे हम कुछ तीखे सवाल पूछेंगे कुछ सबूतों के साथ। लेकिन पहले ये घटनाक्रम, बिहार पुलिस की वो कामयाबी जो आईएसआई की चाल की पोल खोल रही है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, भारतीय पटरियों पर पाकिस्तान का आतंक। बिहार पुलिस के नए खुलासे के बाद ये सवाल फिर से जायज हो गया है। इसकी वजह है बीते साल 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया में हुआ हादसा। वो हादसा जिसमें 152 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसे दुनिया हादसा मान रही थी। बिहार पुलिस की जांच में वो साजिश बनकर सामने आ रहा है। एक तेज आवाज सी आई, आवाज के कुछ ही मिनटों में ही एक गाड़ी पलटना शुरू हुआ और कोहराम सा मचने लगा। सभी लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्लास्टिंग जैसी आवाज आई थी। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद साफ हुआ है कि यह साजिश सरहद पार पाकिस्तान में रची गई और इस साजिश के पीछे था आईएसआई का दिमाग। आईएसआई यानी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी। सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां हैं उनकी भी इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। किसी भी तरीके से वो भारत को चोट पहुंचाए, तो किसी भी तरीके से भारत को चोट पहुंचाई जाए, यह आईएसआई का विषय है।
यानी कंधार कांड, संसद पर हमला, मुंबई पर हमला और इस तरह की हर साजिश में बेनकाब होने के बावजूद आईएसआई अपने करतूत से बाज नहीं आ रही। सैकड़ों बेकसूरों की जान लेने की साजिश रचने वाली आईएसआई के ऐसे मंसूबे सामने आने के बाद तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। बीते कुछ महीनों में हुए तमाम ट्रेन हादसों को शक की नजर से देखा जा रहा है। इसी दौरान मुंबई के कुर्ला में एक ऐसा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया जिसके खुलासे ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इस शख्स का दावा है कि इसे रेल पटरियों की फिश प्लेट निकालने की ट्रेनिंग दी गई थी और ऐसा करने पर ट्रेन हादसा होने पर 70,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। इस शख्स के मुताबिक साजिश रचने वालों ने 26 जनवरी की तारीख तय की थी और निशाने पर थी यूपी जाने वाली ट्रेन। 26 तारीख को लोग बोल रहे थे। 26 जनवरी को 26 जनवरी को देश को दहलाने की साजिश के पीछे कौन हो सकता है, ये कोई बड़ी पहेली नहीं। ऐसे मंसूबे कहां पलते हैं, इतिहास इससे पटा पड़ा है। कसाब ने अपने कबूलनामे में मुंबई हमले के पीछे आईएसआई की मिलीभगत का खुलासा किया था। अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने 26/11 हमले का फाइनेंसर आईएसआई को बताया। मुशर्रफ ने माना कि तालिबान, ओसामा और जवाहिरी उनका हीरो है। भारत के दुश्मन हाफिज सईद, अजहर मसूद और दाऊद जैसे लोगों का पनाहगार कौन है, दुनिया ये जानती है। लेकिन जब बेगुनाहों का खून बहाना किसी खास मुल्क और उसकी एजेंसियों का मकसद हो जाए, तब हम तो पूछेंगे, क्या मासूम रेल यात्रियों को मारने वाली आईएसआई को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए? दर्शकों से मेरी अपील है, हमारा ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं, कि हमारे सवाल का जरूर जवाब दें कि क्या मासूम रेल यात्रियों को मारने वाली आईएसआई को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #नापाक ISI के जरिए भी आप हमको अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से। इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले बात होगी स्टूडियो में मौजूद मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के DSP के गौतम साहब मौजूद हैं। आपका स्वागत है गौतम साहब। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। तारिक पीरजादा वहां के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमारे साथ हैं, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और साथ में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य राकेश चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। सबसे पहले मैं जनरल GD बख्शी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो खुलासा हुआ है बिहार पुलिस के जरिए कि किस तरीके से पैसा आ रहा था दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए हिंदुस्तान के बॉर्डरिंग इलाके जो हैं, जो कि बॉर्डर लगता है बिहार का, मोतिहारी का इलाका, पूर्वी चंपारण का, और उस पैसे के जरिए इस तरीके से कायराना हरकतें हो रही हैं कि ट्रेनों की पटरियां उड़ा दी जाएं, बड़े विध्वंस कर दिए जाएं, क्योंकि आप सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो आप ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। और वो लोग मान रहे हैं कि ये पैसा ISI से मिलता है उनको, छुटभइये गुंडे हैं वो उस इलाके के, उनका इस्तेमाल कर रही है एजेंसी ISI। क्या कहेंगे आप GD बख्शी साहब? देखिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जो हमारा 26/11 का कांड हुआ था मुंबई में, उसमें हमारे 165 भारतीय नागरिक जो है वो शहीद हुए थे। इसमें 150 हमारे नागरिकों की जान गई है। मैं समझता हूं कि इसकी जल्द से जल्द NIA द्वारा तहकीकात पूरी की जानी चाहिए और पाकिस्तान का हैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को वापस जवाबी कार्रवाई होनी पड़ेगी। वी कैनॉट एक्सेप्ट अनदर 26/11। इन लोगों को अभी एक सबक के तौर पे भेजा गया था, एक संदेशा सर्जिकल स्ट्राइक से, वो भी शायद इनको समझ नहीं आया, तो फिर फायर असॉल्ट हुई। और जब मीडियम गनों से फायर असॉल्ट हुई तो पाकिस्तान की फौज के कान के पर्दे खुल गए। उसके बाद शांति है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उन्होंने मांगी थी। लेकिन अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह छुपा के ये वार करना चाहेंगे कि हमारे 150 नागरिक शहीद हो गए, और ये एक वारदात नहीं है, ये 3 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। एक में 50 घायल हुए थे नवंबर के अंदर, दिसंबर में 150 शहीद हुए हैं, 200 घायल हुए हैं। दिस इज नॉनसेंस। वी कैनॉट एक्सेप्ट आवर इंडियन सिटीजन्स बीइंग किल्ड लाइक दिस।
और इसका पलटवार पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब मैं आऊंगा आपके पास जनरल बख्शी में आगे हिंदुस्तान की क्या पॉलिसी होगी, स्ट्रेटेजी होगी, मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन एक मौका मैं तारिक पीरजादा को यहां पे जरूर दूंगा। उसके पहले बाकी पैलेस के पास जाऊं। तारिक साहब, क्यों आखिर अमन चैन से रहना नहीं आता क्या? आप लोगों को सुकून से नहीं रह सकते हैं क्या? क्यों हमेशा इस तरह की बात कर रहे हैं? ये जरा पहले एक बात बताएं, जिस वाक़े का जिक्र हो रहा है ये कौन से साल का है, जरा सी इसकी तशरीह करें जरा मुझे। अभी का 2016 का, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये 2016 का है? जी हाँ। अच्छा, कौन से महीने का है वाक़या 2016 में? आप अपनी बात कहिए ना, अक्टूबर नवंबर की बात है ये। अक्टूबर नवंबर की बात है। ये अचानक किस तरह की तहकीकात हैं कि 2 महीने से आप और आपकी हुकूमत चुप करके बैठे हुए थे, फिर अचानक एक दिन ख्याल आया कि चलो पठानकोट या और तरह के वाकयात या बंबई वाले वाकयात नहीं हुए तो कोई नया वाकया दरियाफ्त किया जाए और पाकिस्तान को गाली देने के तरीके बनाए जाएं। चुनाचे आपको समझौता एक्सप्रेस तो याद नहीं आई जिसमें आपने मुसलमानों को जिंदा जला दिया था और उसकी जगह एक नई ट्रेन बना डाली जो कि झूठ का पलंदा है। तारिक पीरजादा साहब, तारिक पीरजादा साहब, मेरा सवाल बहुत आसान सा था। मेरा सवाल बहुत आसान सा था। आप कहां से कहां गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं पीरजादा साहब? मैं एक मौका और दूंगा 30 सेकंड के लिए आपको। मैं एक मौका और दूंगा 30 सेकंड के लिए आपको। ये वाकया, पहला वाकया अक्टूबर का है बिहार में, जो एक ब्लास्ट करने की कोशिश हुई, उनमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग पकड़े गए। और दूसरा वाकया कानपुर का है 20 नवंबर का, जहां पर इतनी बड़ी वारदात हुई, 150 से ऊपर 151 लोग मारे गए। आम मासूम हिंदुस्तानी जो आराम से ट्रेन में जा रहे थे, जो सो रहे थे रात को, उस वक्त पटरी पे ब्लास्ट होता है और इतनी बड़ी घटना घट जाती है। अरे आपको लड़ने का इतना ही शौक है तो खुलकर आइए ना, डंके की चोट पर आइए ना, लड़ लेते हैं आमने सामने। देखिए मणिपुर की तरफ देखिए, नागालैंड की तरफ देखिए, आपके मुल्क में तो जगह जगह अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। कोई भी आपके मुल्क में आके गड़बड़ कर सकता है, तो आप उनकी तरफ देखने की बजाय आपको एक आसान सा टारगेट मिला हुआ है जिसका नाम ISI है और आपके एक आसान से नकाद है जनरल GD बख्शी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, जोर जोर से बोलने का पीरजादा साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम ले लिया कि ये साजिश वहां बनी गई। मैंने राष्ट्रपति भवन का नाम ले लिया कि ये प्रेसिडेंट हाउस में स्ट्रेटेजी बनी। ISI का काम ही क्या है बीते 70 सालों से? चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, चाहे आप मुंबई अटैक ले लीजिए, चाहे आप कंधार ले लीजिए, ये सब किसने प्लान किया? अरे कंधार, अभी मैं लिस्ट पढ़ दूंगा ना, एक बात सुन लीजिए, कितने लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में खुद आपके लोगों ने बोले हैं पीरजादा साहब, आपकी कलें खुल जाएगी। से मुलाकात की है, जरा मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। आज ही UAE के एम्बेसडर ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े अफसोस का इजहार किया है और जो UAE की वजारत खारजा है उसने ऐलान किया है कि ये अफगानिस्तान के अंदर ही से ग्रोहों ने कार्रवाई की है, लिहाजा आपका जो इल्जाम है ये हवा में बिखर गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं? अमेरिका में जाते हुए अभी हमारे यहाँ जो एम्बेसडर है रिचर्ड वर्मा, उन्होंने क्या कहा? एक ही पॉलिसी रहेगी। क्या बात कर रहे हैं तारिक पीरजादा? आप आंखें मूंद लेने से आपके शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह दुनिया नहीं आंखों से ओझल हो जाएगी। तो सभी कुछ चल रहा है। जनरल बख्शी कुछ बोल रहे हैं। बयान डाल दीजिए, पीरजादा साहब से चलेगा। पीरजादा साहब माफ कीजिए, 1 मिनट, हमने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी है, अब जरा आप भी कुछ सुन लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की मास कैजुअलिटी स्ट्राइक्स आर एन एक्ट ऑफ वॉर। 150 हिंदुस्तानी, उनकी जान चवन्नी की नहीं है पीरजादा साहब, और आपको अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा इसका अंजाम क्या होता है। अरे देखो, भारत की दहशतगर्दी तो एक मुसलमान अम्र है। आपको तो पता है, आपकी नेवी का कमांडर कुलभूषण, जिसका नाम हमने डॉसिए में डाल के यूनाइटेड नेशंस को, अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा है, बख्शी जी, वो हमने पकड़ा हुआ है आपका नेवी का कमांडर। अरे आप ये जो जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं आपको बड़ा आराम से कह रहा हूँ, आपकी नेवी का कमांडर जो है अभी उसको फांसी लगने वाली है पाकिस्तान। आप समझते हैं
कि आपकी आप नेवी का अपने कमांडर हाथ जो जासूसी हमारे कर रहा आर्मियों था के खून पाकिस्तान से, में, हमारे जो नागरिकों कराची के से खून से रंग साना तक सकते हैं और दहशतगर्दी साफ करा रहा पल्ला था, झाड़ के उसकी निकल बचत नहीं जाएंगे। है। और आपको उसकी जवाब तकलीफ में हम होगी, भी कुछ करेंगे। आपको तकलीफ होगी। आपकी धमकियां पीरजादा साहब, गीदड़ भपकियां हैं। 150 बख्शी भारतीयों जी, का खून मैं एक आपके मिनट। सर इल्जाम है। जनरल बख्शी मैं जानता हूं ये झूठे खून खौलाने की बात है, आपका गुस्सा बहुत जायज है जनरल बख्शी। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इसी तरह की आग से बबूला हो रहा है। तारिक पीरजादा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 3 पैनलिस्ट और है मेरे पास, बारी बारी से सबके पास आऊंगा। मैं सबसे पहले जफर इस्लाम आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के आप स्पोक्स पर्सन है। पीरजादा साहब 1 मिनट, आप सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान की बातों को देख रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा डिफाई किया, कैसे पाकिस्तान टेरर के साथ खड़ा होता आ रहा है, कैसे पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। रिचर्ड वर्मा कह रहे हैं, अपने एम्बेसडर जो अमेरिका के हिंदुस्तान में, कि पाकिस्तान को अपने आतंकी संगठनों पर रोक लगानी होगी। इन सब के बावजूद भी तारिक पीरजादा और उनके मुल्क की ISI को यह समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान को मत छेड़ो। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब तक बिलबिला रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, ये कौन से अवस्थी जी, आपने ठीक कहा। तारिक पीरजादा साहब, बहुत देर से आप कह रहे हैं, थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। देखिए, ये सब पूरी दुनिया जान गई है। अब आपके भौंकने से पता नहीं चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया जान गई है कि आपकी जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, वो टेररिज्म की है। और आपने जिस तरह का नंगा नाच कर दिया है अपने देश में और दुनिया के अलग ममालिक में, वो पूरी दुनिया देख रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, जिसकी मुहिम हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रधानमंत्री भारत के वजीर आजम ने आपको एक और मौका दिया कल, जब उन्होंने कहा कि अगर संभले नहीं, संभलना है तो संभल जाओ, वरना अगर आप देख लीजिए, वरना जो है जिस तरह के हालात आपके मुल्क में हो रहे हैं, अरे नवाज शरीफ तो बाद में, नवाज शरीफ आपके ISI के चंगल में और उनके हिसाब से काम करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक तारिक पीरजादा साहब सुनिए, वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक शख्सियत होती है। आप कह सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो एक मामूली क्लर्क की तरह काम करते हैं आर्मी के सामने। उनकी हैसियत एक क्लर्क की है, जो क्लर्क को डिक्टेट किया वैसा काम करते हैं। यही हैसियत है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो स्पीच भी नहीं, जिस तरह की स्पीच यूनाइटेड नेशन में दी थी, जिस तरह की स्पीच उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके दी थी, उससे पाकिस्तान का जो है कंप्लीट एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि आपकी पॉलिसी जो है वो टेररिज्म है। आपका प्राइम मिनिस्टर वो है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी हम इस बात को आगे बढ़ाता हूं। जफर साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, आप ही की बात से एक पॉइंट लेके मैं बाकी 2 पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। तारिक पीरजादा साहब, मैं आपका नाम लूंगा, पीरजादा साहब, जब आपसे पूछना होगा। राकेश चोपड़ा जी है मेरे पास, रेलवे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, और के गौतम साहब एक पुलिस अधिकारी। गौतम साहब, मैं पहले आपसे पूछूंगा, इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हुआ, ये बात पाकिस्तान के मन में ये शक आना बहुत जायज है कि 2 महीने के बाद अचानक कैसे ISI का नाम आ गया। लेकिन जब एक पुरानी घटना की जांच होती है, एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो बताता है कि कैसे ट्रेनों के रास्ते में ब्लास्ट करने के लिए बाकायदा पैसे दिए गए, तकनीक सिखाई गई, और उस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो जिंदा आदमी है, अभी भी हमारी कब्ज, हिंदुस्तानी है पर इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के साथ, और वो बता रहा है कि उसको कैसे ट्रेनिंग मिली। तो क्या तारिक पीरजादा की बातों को हमको मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग बहुत दूध के धुले? पीरजादा साहब का कहना यह है कि इतनी घटनाएं हुई, अचानक कैसे ये हमारा नाम आ गया। जी, ये जानते होंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर भारत को ISI का नाम गलत तरीके से उछालना ही होता तो पहले दिन ही उछाल दिया जाता। हाँ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत सामने आए, कन्फेशंस हुए, उनके नार्को टेस्ट हो रहे हैं, उनके लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, और उसके बाद जब चीजें सामने आई हैं और 6 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है, उसमें हिंदुस्तान की सारी एजेंसी जाके पूछताछ कर रही है। जब ये चीज सामने आई है तो इनको शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले कि आपने झूठा फंसाया, आपने हमारा नाम गलत डाल दिया।
एजेंसी जो है पीरजादा साहब, ISI 70 साल से केवल यही काम कर रही है, हमेशा दंगे भड़काना, हमेशा आतंक फैलाना, बम्बई ब्लास्ट कराया, बटला हाउस कांड कराया और संसद पर हमला कराया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है? तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो तो आतंक फैलाने के लिए पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इसने। और जहां कहीं भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो हर आतंकवादी पाकिस्तान का ही होता है, हर आतंकवादी ISI से फंडेड होता है। तो इस इतने सबूतों के बाद भी इनको अपना चेहरे पर शिकन नहीं है, शर्म नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, बख्शी जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अब वक्त आ गया है तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको एक एक जो हमारी जान गई है उसका हिसाब लिया जाए। पीरजादा साहब, देखिए एक एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत है, आपके जैसा नहीं है हमारा मुल्क। आपने 150 मासूम हिंदुस्तानियों को, अरे पीरजादा साहब सुन तो लीजिए, आप लगातार बोलते रहेंगे और ऐसे डिस्टरबेंस पैदा करेंगे एक डिबेट शो में तो सब दिखिए आपकी औकात दिखा रहा है। पीरजादा साहब, क्या आप किस तरीके से सोचते हैं? प्लीज मेंटेन द डेकोरम। और आपके खिलाफ राकेश चोपड़ा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह की एक साजिश का खुलासा हो रहा है, क्योंकि आप रेलवे से जुड़े हैं, मेरा सवाल रेलवे के बारे में ही है आपसे, मैं इस डिप्लोमेसी और वॉर मॉन्गरिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं चोपड़ा साहब, जो परिस्थिति है हिंदुस्तान की, जितना बड़ा रेलवे ट्रैक अपने यहाँ है, रेलवे का जाल बिछा हुआ है, ऐसे में अगर ये इस तरह की हरकतों पर आमादा हो जाता है हमारा दुश्मन देश या दुश्मन एजेंसी, तो क्या हम सिक्योर रख पाने में कामयाब हो सकते हैं? इतनी बड़ी तैयारी है क्या हमारे पास? देखिए, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। आपने सही फरमाया कि पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो रूट किलोमीटर है वो करीब 64,000 है, मगर अगर ट्रैक किलोमीटर, इसका मतलब है जो 2 पटरियां हैं या 3 पटरियां या 4 हैं, उन सबको गिना जाए तो वो 1,20,000 किलोमीटर के ऊपर है जी। और हर मीटर का उसके ऊपर हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे जो गैंगमैन वगैरह होते हैं, ये जरूर है कि जब जो ये सिक्योरिटी है ये स्टेट एजेंसीज के पास होती है या NIA सेंट्रल एजेंसीज है, अगर ये इनको मालूम पड़ता है तो ये रेलवे RPF को भी बताती है, रेलवे मंत्रालय को भी बताती है और उसके बाद हम पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मगर उस पेट्रोलिंग के अंदर आप ये हिसाब लगाइए कि जो हमारा एक पेट्रोल मैन है वो, अगर हम 2 पेट्रोल मैन रखते हैं 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, जिससे कि बीच में से आके एक को 2 किलोमीटर इस तरफ, 20 मिनट में इस तरफ, 20 मिनट में इस तरफ, या कई बार उसको कम करके 10 मिनट में इस तरफ, 10 मिनट में इस तरफ जी। अगर आप ये हिसाब लगाइए कि अगर ये लंबा हो जाता है तो कितने पेट्रोल मैन चाहिए, कहां से आएंगे, और वही लोग मेंटेनेंस भी करते हैं फिर ट्रैक की। और उनके बीच में जो है आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इंटरनेशनल एजेंसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनके पास तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो उठा के थोड़ी देर के अंदर अगर बीच में लाके वो कुछ अपना IED या कुछ ऐसी चीजें रख देती हैं तो उसका पता करना ही मुश्किल हो जाता है। उतनी देर में गाड़ी आ जाती है और बीच में ये लोग अटेम्प्ट कर जाते हैं। ऐसे काफी एग्जाम्पल हुए हैं जहां पे लोगों ने तारें भी बिछाई हैं और तार बिछा के दूर जाके बैठ गए और बैठे रहे, और जब एक बड़ी गाड़ी आई उसके नीचे धमाका कर दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहना कि भारतीय रेल 24 मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। और ये बात जो जनरल बख्शी बोल रहे थे कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और उससे कम कुछ नहीं है, और इसलिए अगर 150 हिंदुस्तानियों की जान की कीमत आपको नहीं समझ में आ रही है तारिक पीरजादा, या आपकी ISI को नहीं समझ में आ रही है, तो अगर हिसाब लगाया जाए ना, ये तो पीरजादा साहब, ये तो एक घटना में 151 लोग हैं। अगर मैं 70 साल का हिसाब लगाऊं तो सबका ब्लेम पाकिस्तान पे आता है, सबका ब्लेम ISI पे आता है। आपकी एजेंसी जो है वो दिन भर बैठकर यही तो साजिश करती है कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है, पंजाब से लेकर कश्मीर तक जो कुछ घटनाएं घटी, कौन फंडिंग कर रहा था, कौन उसके पीछे था? ISI। मैं उसका जवाब, अब आप नेपाल के जरिए, श्रीलंका के जरिए, मालदीव के जरिए परेशान करना शुरू कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अपने मुल्क पे ध्यान दीजिए। नेपाल एक पीरजादा साहब, आप पाकिस्तान की GDP क्या है ये मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान में $1 कितने रुपए का पड़ता है बता दीजिए मुझे। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां जा रही है? अपने मुल्क की परवाह नहीं है आपको। मेरी बात सुने जरा। नहीं सुनूंगा मैं आपकी बात। जनरल बख्शी, रास्ता क्या है? एक मिनट, अवस्थी जी देखिए,
अभी हमारे रेलवे बोर्ड के जो मेंबर हैं उन्होंने साफ बताया कि 1,20,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है हमारा, ठीक है। उसमें आप चप्पे चप्पे पे क्या आप सेनाएं लगाएंगे? क्या हम सारा रक्षात्मक होते जाएंगे, हर चीज बचाते जाएं? इसका तरीका डेटरेंस ही है। आप नहीं बचा सकते हर एक किलोमीटर, हर एक इंच, हर एक मीटर। कोई फौज लगा दें, पूरी पुलिस लगा दें, तो हम यही काम करते रहेंगे, कोई और टारगेट्स खाली होंगी। पाकिस्तान को क्लियर संकेत देना होगा, डेटरेंस करनी होगी। हर ऐसी अगर वो मास कैजुअल्टी एक्शन करते हैं, पीरजादा साहब आप कीमत चुकाएंगे। बातें बहुत होगी। अरे सुन ली आपकी बात हमने, अरे जरा हमने भी सुन ली ना, आप भी सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि ये चीज यही खत्म हो गई है, आप भारी भूल कर रहे हैं। आप भारी भूल कर रहे हैं पीरजादा साहब। अगर आपकी आईएसआई के अफसरान समझते हैं कि वो इस तरह हमारा खून बहाकर एक और 26/11 कर वो पल्ला झाड़ के चले जाएंगे। पहले आप कहते थे कि साहब आपने एक दिन में हम पे इल्जाम लगा दिया। अभी 2.5 महीने की तहकीकात के बाद सोच समझ के आपके ऊपर मैं मौका दूंगा आपको। साहब सब्र करिए ना, मुझे बात करने दीजिए, सब्र करिए, तसल्ली करिए। चलिए बोलिए। आप तो 24 घंटे बात ही करते जनरल रहते हैं ना। जनरल बख्शी इनकी बात सुनते हैं। बोलिए पीरजादा साहब। जफर इस्लाम भी जवाब देंगे। जी मैं एक अर्ज करूं, एक बात 20 सेकंड दे दें। देखें बात यह है, अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट दी है वो आज के अखबारों में छपी हुई है कि भारतीय अफवाज ने जो मकबूजा कश्मीर पर काबिज हैं, वहां उन्होंने 1,49,000 कश्मीरियों को पिछले कुछ अरसे में आप गए कश्मीर पे आ गए। 19,000 मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, आप कश्मीर जा रहे हैं। तारिक पीरजादा पागल कर दिया। मैं बलूचिस्तान पे आऊं क्या? सैकड़े बलूचिस्तान के लोगों के स्टेटमेंट दिखाऊं? वो वीडियो खोलूं यहाँ पे अभी? की रिपोर्ट है। क्या बात करते हैं पीरजादा साहब? उसके हल की बात करें। पीरजादा साहब देखिए, मैं हल्का डिबेट नहीं करता हूँ, आप तैयारी से आया करिए, डिबेट मत हुआ करिए। मैं तैयारी के साथ बैठा हूँ और मैं नाम लूंगा कुछ लोगों के। मैं इस लाइव टीवी शो में नाम लूंगा क्योंकि आपने हमारे चैनल को तो बैन कर रखा है, लेकिन वेब स्ट्रीमिंग के जरिए मेरा शो वहां बहुत देखा जाता है। मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि कैसे आपके फौज और कैसे आपकी एजेंसी गुमराह कर रही है आप लोगों को। ये पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ नाम हैं तारिक पीरजादा, ये कुछ नाम हैं जो आईएसआई के पदों पर हैं, ऑफिशियल हैं, और ये इनके नाम पाए गए इन्वेस्टिगेशन में हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने को लेकर। मोहम्मद अमीर राशिद मीर ये कर्नल हैं, दिलशाद मिर्जा, इमरान भट्ट, हुमा आमिर शाह, अख्तर हुसैन, अयूब सलाउद्दीन, जहीद नवाज, मोहम्मद खलील, नसीम, ये वो नाम है, ऐसे कम से कम 25 नाम है मेरे पास। ये वो नाम है जो बीते 5-7 सालों में जो जितने पाकिस्तानी पकड़े गए ना हमारे यहाँ, हमारे पास तो जिंदा है आपके आतंकी, उन्होंने बताया कि किन लोगों ने ट्रेन करके भेजा है। ये उनके नाम है, ये जिनको आप रोजी रोटी दे रहे हैं। ये एक्ट ऑफ वॉर है। जनरल बख्शी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तारिक पीरजादा आपकी नेवी का कमांडर जासूसी करते हुए और दहशतगर्दी फैलाते हुए पकड़ा हुआ। अरे आप में हिम्मत है तो उसको एक्सेस दिलाइए ना। हमने तो आईएसआई को बुलाया था पठानकोट, क्या किया आप लोगों ने? अरे क्या हिम्मत ही नहीं आपके अंदर, डरपोक मुल्क है आपका, सच्चाई से डरते हैं आप लोग। जफर इस्लाम बोलना चाह रहे हैं। मैंने बारहा आपके मैं पीरजादा जी जफर इस्लाम आप बोलिए। पीरजादा जी खुल जाएगा। पीरजादा जी आप सुन लीजिए, आप कुछ जवाब दे दीजिए। मैं पूछता हूं कि क्या 90s में जो कश्मीर में इस तरह की हरकतें हुई, जो उसमें आपका हाथ नहीं था? क्या ट्रेनिंग आपने पीओके में नहीं दिया कश्मीरियों को कि हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करो? क्या आप इस बात से नहीं क्या इस बात से आप नहीं आप इस बात से डेविड हेडली का टेस्टिमनी को क्या आप झुटलाएंगे? डेविड हेडली ने क्या बताया, सारा एक्सपोज किया पाकिस्तान आईएसआई, और किस तरह से आपने सपोर्ट किया, पूरे हैंडलर को किस तरह से आपने सपोर्ट किया? क्या इस बात से झुटलाएंगे? क्या 26/11 के बारे में आप झुटलाएंगे?
क्या पठानकोट के बारे में आप झुटलाएंगे? देखिए, आप इस बात से कितना भी आप झुटलाएं, पूरी दुनिया देख रही है कि आप एक टेररिज्म जो है आपके लिए स्टेट पॉलिसी बन गई है और उसके ही हिसाब से आप चलते हैं दुनिया में। अरे तारिक जमीन से उगने वाली पीर दादाजी सुन लीजिए, कश्मीर की बात मत कीजिए। कश्मीर तो हमारा पार्ट है और जिस पार्ट में आपके हक में है उस पार्ट में देखिए कश्मीर के बारे में मत बात कीजिए। कश्मीर जो आपके इसमें है वो उस कश्मीर में भी सारे हिंदुस्तानी रहते हैं और जिनके साथ आपका बड़ा गलत तरीका है, उनको जिस तरह से आप तकलीफ दे रहे हैं उसी तरह से आप दे रहे हैं बलूचिस्तान में, उसी तरह से आप और भी जगह पाकिस्तान के इलाकों में दे रहे हैं। लेकिन देखो भाई जफर साहब, एक मिनट, तारिक पीरजादा, एक मिनट, कश्मीर पर बात, तारिक पीरजादा, एक मिनट। इस इलाके में कभी हम नहीं, तारिक पीरजादा, आपको ISI पर बात करनी है या कश्मीर पर बात करनी है? बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं। दोनों का बराह रास्त ताल्लुक आप बताइए किस पर बात करना चाहते हैं, मैं सब पर आपकी कड़ाई खोल दूंगा। यू चूज योर टॉपिक। के 22 करोड़ लोग जो हैं जिनमें ISI भी शामिल है, हाँ, अब उन सबको कश्मीर की आजादी से दिलचस्पी है ना? और जिस दिन कश्मीर आजाद हो जाएगा तो आप लोग कश्मीर में आग लगाने का काम तारिक पीरजादा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आवाम देख रही है और ये सोचिए, अब आप लोग ये सोचिए तारिक पीरजादा, आपका ये स्टेटमेंट कितनी डिफरेंसेस पैदा करेगा दोनों मुल्कों के बीच। क्या आपको कश्मीर की आजादी चाहिए? मैं बताता हूं आपको, बलूचिस्तान में तो कन्फेशन क्या है, बलूचिस्तान की जो असलियत है वो गौतम साहब बताएंगे आपको। गौतम साहब, आपको शिमला एग्रीमेंट पीरजादा साहब, ये कह के तो आप कन्फेस कर रहे हैं कि कश्मीर की वजह से आप ये सब करा रहे हैं दंगे, और ये कश्मीर की वजह से आप हिंदुस्तानियों की जाने ले रहे हैं, बिल्कुल आतंकवादी भेज रहे हैं। एक आदमी मरता है, उसकी 3 पीढ़ियां लाचार हो जाती हैं। आपको शर्म नहीं आती निर्दोषों को मारने में? और उससे क्या समझते हैं हिंदुस्तान कमजोर पड़ जाएगा? हिंदुस्तान कमजोर नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान आपको मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या ठेका ले रखा है मानवता विरोधी और इंसानियत विरोधी काम करने का? जितने भी डरपोक कायर मुल्क है पाकिस्तान। और आपको बलूचिस्तान के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में नेहरू का नाम याद है? कितनी औरतों को आपने सेक्स गुलाम बना दिया है, कितना अत्याचार वहां किया जा रहा है। वहां इस तरह हालत कर दी है जैसे आज भी जिंदा है और अभी घर को बर्बाद करके रख दिया है, लूट के रख दिया है। सेक्रेटरी जनरल और वहां आपने दूसरे मुल्क को बलूचिस्तान के हाथ में दे दिया है बर्बादी करने के लिए। वहां चाइना के सैनिक आपके सैनिकों के साथ जाके दुनिया भर का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बात करने के सिलसिले में पीरजादा साहब, अगर आप डिविएट करेंगे टॉपिक से तो मेरे पास भी 50 चीजें गिनाने के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स कोई कम नहीं है। लेकिन एक मिनट, मैं फिर रेलवे पे आऊंगा और मैं जनरल बख्शी में आता हूं। चोपड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चोपड़ा साहब, आपने कहा लाखों किलोमीटर लंबी ट्रैक्स हैं, ये मैं मान सकता हूं कि हर चीज को मैनिंग करना मुश्किल है, असंभव की स्थिति है। लेकिन अगर पाकिस्तान या ISI इस नापाक हरकत पर उतर रही है तो इसका तोड़ क्या है? यार, आप समझौता एक्सप्रेस को भूल जाते हैं। अरे बिल्कुल याद है मुझे, जिक्र कर दिया। हमको उसका भी अफसोस है कि वहां भी मासूम लोग मारे गए। नहीं, उसका अफसोस क्या है? उन सबको तो आपने छोड़ दिया, उन सब किसी को नहीं छोड़ा। तारिक पीरजादा, उसके बारे में भी जनरल बख्शी बताएंगे आपको। मैं राकेश चोपड़ा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या तो धमकियां देनी आती अगर, अरे पीरजादा साहब प्लीज मेंटेन डेकोरम। राकेश चोपड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान इतना इक्विप्ड है या दुनिया के किसी मुल्क से हम सीख सकते हैं? क्योंकि अमेरिका में भी रेलवे ट्रैक है, वहां तो दोबारा ऐसी कोई घटना घटी नहीं जो 9/11 हुआ उसके बाद, वहां तो आतंकी घुसे नहीं। कैसे हम अपनी रेलवे को पर्टिकुलरली सेव कर सकते हैं इस तरह की हरकतों से? कोई आप सुझाव दे सकते हैं? दो चीजें हैं साहब। एक तो ऐसा है कि पीरजादा साहब को मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ब्लास्ट में इतनी जबरदस्त है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो बलूचिस्तान के अंदर आए दिन उनके अक्टूबर, नवंबर इन्होंने ब्लास्ट करके जो आर्मी वाले वहां पे ट्रांसफर होते हैं वो गाड़ियों को ब्लास्ट करके उनको मारना चाहा, कईयों को मार भी दिया। तो पहली चीज तो ये है कि ये वहां से अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। और बिल्कुल सही जो बता रहे हैं जनरल बख्शी, के लोगों की कार्रवाई थी। अब आपको पाकिस्तान याद आ गया, अपना वाकया भूल गया।
पीरजादा साहब, आप कसम खा के आए क्या सबके बीच में बोलेंगे? अरे बात पूरी सुन लीजिए। मैं आगे भी बता रहा हूं। मैं आगे भी बता रहा हूं। जो उन्होंने अवस्थी जी ने प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। ये आपकी बात सही है। उसमें खाली ये है, जैसे जनरल साहब ने बताया था कि हमें जो है बिल्कुल वॉचडॉग बन जाना चाहिए। अब ये कहना कि अमेरिका के अंदर जो है वहां पे ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ, वो जो है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरीके से उसको जो है सेफ बनाया है, उन सब चीजों को है हमारी गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। अगर ये सब करते हैं तो उसमें जो रेलवे वाले चल रहे हैं, रेलवे का पैसेंजर चल रहा है, उस बेचारे के दिल के अंदर आप इतनी शंका पैदा कर रहे हो कि भाई हम इतनी सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि ब्लास्ट हो सकता है, तो कोई चलने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये चाहता कि अपना ट्रांसपोर्टेशन अब बंद कर दे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम लोगों को हर एक किलोमीटर, हर मीटर, हर 50 मीटर के ऊपर भी एक बंदा लगाना पड़ जाएगा तो वो भी हम कर लेंगे, मगर गाड़ियां हमारी चलती रहेंगी। भारतीय रेल जो है जब से शुरू हुई है आज तक इसकी गाड़ियां चली हैं और आगे भी बिल्कुल गाड़ियां चलती रहेंगी। गाड़ी कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हो जाएगी। भारत की गवर्नमेंट करेगी, रेलवे की मंत्रालय करेगी और सब भारतवासी करेंगे। जफर साहब, क्योंकि भारत की रेलवे की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, जफर साहब मैं चाहूंगा कि ये मैसेज पाकिस्तान के पास बहुत क्लियरली जाना चाहिए इस डिबेट के बाद कि इस तरह की हरकतों का क्या अंजाम होने वाला है। सरकार या रूलिंग पार्टी क्या सोच रही है, तारिक पीरजादा के जरिए वो मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान में। जफर इस्लाम जी, मैं बड़े साफ लफ्जों में तारिक पीरजादा साहब, आप सुन लीजिए, ये मैसेज आपको आसानी होगी रिले करने के लिए। अपने जो आपके वहां पर ISI के मुखिया लोग हैं उनको आप बताना चाहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत सरकार ने, आर्मी ने किया, और उससे काफी आपको नुकसान हुआ। थोड़े दिन सहमे, फिर आप जो है आप नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। चुप से सुन लीजिए, देखिए चुप से सुन लीजिए, आसानी होगी अपने हुक्मरानों को बताने के लिए। वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनको बताने में आसानी होगी कि अगर आपके गलत इरादे बार बार हिंदुस्तान को नापाक इरादों के साथ देखेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज पाकिस्तानी बाहर निकलता है पाकिस्तान से तो कहता मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसको अपनी आइडेंटिटी बताने में भी मुश्किल होती है, इसलिए कि दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानियों को एक गलत नजरिए से देखा जाता है और उसके लिए मेरे मुल्क में रहते हैं और मिलकर रहते हैं तमाम मजहबों के साथ, चैन से देखिए। तारिक पीरजादा जिनकी सोच गलत है, जिनकी पॉलिसी गलत है, जिन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा देने की हर जफर साहब मैं जानता हूँ इनको कहाँ चुप कराना है, इनकी दुखती रखे मेरे पास। तारिक पीरजादा मुसलमानों के बारे में मुसलमान की तरह देख रहे हैं, वो एक हिंदुस्तानी पहले है। मैं आपको बता दूं, आपसे मैं एक सवाल करता हूं जफर एक मिनट। तारिक पीरजादा एक सवाल का जवाब दीजिए, कितने हिंदू बच्चे हैं आपके यहाँ? अगर ये हिंदुस्तानी पहले, कितने हिंदू बच्चे हैं पाकिस्तान में? कितने हिंदू बच्चे हैं? पहले मुसलमान हैं या कितने हिंदू बच्चे हैं? जरा इनसे कितने हिंदू बच्चे हैं आपके यहाँ? कितने थे और कितने बच्चे हैं? 47 में कितने थे और 2016 में कितने हैं? मुझे जवाब दीजिए मुझे। मुसलमान है या पहले हिंदुस्तानी है? तारिक पीरजादा आपको पता ही नहीं है आपकी किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं पे टॉर्चर किया गया। भाग भाग के हिंदुस्तान आ रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, इतना टॉर्चर किया आप लोगों ने। और हमारे यहाँ मुसलमान न सिर्फ आबाद हुए बल्कि हिंदुस्तान के मुल्क का प्रेसिडेंट बना कलाम साहब। आपको तो पता ही नहीं है। आप क्या एक हिंदू प्लेयर रहता है तो दिक्कत हो जाती है पूरी की पूरी। अब आप डिबेट को हिंदू मुसलमान पे लेके जा रहे हैं। ISI पे बात करने में डरते हैं क्योंकि ISI आपकी रोजी रोटी रोक लेगी। जीडी बख्शी बख्शी साहब, जफर साहब में आता हूँ। देखिए सुमित जी, पीरजादा साहब, हमने बड़ी तमीज से आपकी बात सुनी है। आप भी जरा वो तमीज दिखाएं और वो तहजीब दिखाएं कि एक दूसरे की बात एक बार में हो। प्लीज कई साल आप प्लीज तहजीब दिखाएं। कश्मीर हम लोगों ने आपकी बात सुन ली है, बात करने की। अच्छा पीरजादा साहब, आपने अभी इज़ारे जुल्म किया है। आपने कहा है कि क्योंकि आप कश्मीर चाहते हैं इसलिए आप हमारे 150 लोग
ट्रेनों में मार देंगे, आप जहां तहां टेररिस्ट हमने तो नहीं कहा करेंगे, आपको पानी पीने तो की नहीं कहा जरूरत हमें पड़ेगी, आपकी ट्रेनों और आपके आपको मासूम लोगों पानी से क्या पीने गरज की है? जरूरत पड़ेगी हमें तो साहब। देखो ना, अभी आपकी जो आप इंडिया की समझते फौज है वहाँ हैं पे, कि हम उसको केवल वहाँ से रक्षात्मक निकलवाना होंगे। है। हाँ, और रक्षात्मक जो कार्रवाइयां हम आजादी करेंगे, जो है, क्योंकि उनके हमारी तहत जिम्मेवारी है राष्ट्रवादी करवानी हमारे है, लोगों को बचाना। प्लेबिसिट कराना है। लेकिन ये जो रक्षात्मक आपने कार्रवाई मतलब के निकाला है, साथ ये आपके साथ जहन का है। आपको पता चल गया है देखो इस भाई, सरकार इंडिया का की फौज रवैया। को बिलाखिर उन्होंने कश्मीर आपको छोड़ना होगा ऑन एक दिन। नोटिस डाला है आप कश्मीर की सर्जिकल आजादी स्ट्राइक की के तहरीक साथ, को और बख्शी उसके दी। बाद जब आप आपको रोक वो नहीं आवाज सकते। भी समझ नहीं उंगलियां आई उठाकर बंदूक बात की, करें, तो तोपों मूंछें की आवाज झुकाकर से बात आपको करें, समझाया है। जोर से बोलें। अभी भी नहीं, आपको तारीख समझ नहीं पीरज़ादा आ रही आजादी पीरज़ादा चल साहब, पड़ी है। तो आप तारीख भारी पीरज़ादा, कीमत देंगे, ज़बरदस्त भाई। आपको वाकई पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कॉफी पी रहे हैं, पानी पीना पड़ेगा, न सिर्फ इनको बल्कि पूरे मुल्क को। और तारीख पीरज़ादा, एक बात मैं और करेक्ट कर दूं यहाँ पे, ये आपको जबरदस्त मैं आ रहा हूँ। तारीख पीरज़ादा न सिर्फ आपके यहाँ टॉर्चर से भाग भाग कर हिंदू हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बल्कि आलम ये हो गया आज की तारीख में कि आपके मुल्क में अब तो मुसलमान भी नहीं रहना चाहते हैं। आपके अदनान सामी हमारे आ गए, सिटीजनशिप ले ली। सलमा आगा हमारे आ गई है, सिटीजनशिप मांग रही है। तारिक फतेह कनाडा में रह रहे हैं। वो कर देगा। हक्कानी साहब की बातें हैं भाई। हक्कानी नेटवर्क कितनों के नाम लूं मैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सबको पालो, सबको पालो। जिस दिन ये आपके घर में डसेंगे ना, तब पता लगेगा। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम, मुझे बताएं, अफगानों की तंजीम अवस्थी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ तारिक फतेह को, एक मैसेज देना चाहता हूँ। तारिक फतेह साहब, तारिक सुन लीजिए, जब भी तारिक पीरज़ादा सुन लीजिए, आप बार बार डिबेट में कई बार ऐसा हुआ कि आप मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कहते हैं। देखिए, पहले बात तो ये समझ लीजिए, हिंदुस्तानी मुसलमान, नहीं, एक मिनट, हिंदुस्तानी मुसलमान उसके लिए पहले मुल्क है, नहीं, सबसे पहले मुल्क है, और इसके बारे में कुरान में भी आया है। आप जाहिल मुस्लिम हैं, इसलिए आप आतंकवादी मुस्लिम हैं, इसलिए आप इस तरह की बात गलत तरीके से इस्लाम को भी पेश करते हैं। पहले कौम, पहले अपने मुल्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है हर मुल्क के बाशिंदे को। आप तो उन लोगों में से न तो दुनिया के हैं न दीन के हैं, इसलिए आप मुझे मुसलमान होने का कभी उस तरह से मत बताइए कि कौन अच्छा मुसलमान है, और हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में आपको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन तारिक पीरज़ादा, मैं डिबेट के आखिर में, लेकिन ये जरूर कहूंगा, आपकी ये नाकाम और नापाक हरकतें जो है ना आपके मुल्क की, इनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपको अगर चैन नहीं पड़ता है तो सब्र करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मुल्क कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है। जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि ISI जो है वो वाकई में सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना जानती है। उसका काम कंस्ट्रक्शन का है ही नहीं, अपने मुल्क के बारे में सोचने का है ही नहीं। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, लेकिन तारिक पीरज़ादा, आपसे इस तरह की डिबेट की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। आपने सबको बोलने में लगातार डिस्टर्बेंस पैदा किया। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार SMS और ट्विटर पोल के नतीजे बने रहिए मेरे साथ, तुरंत हाजिर होंगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का हैशटैग था नापाक ISI। पाकिस्तान की एजेंसी पर शक जाहिर हुआ है कि कानपुर का ट्रेन हादसा जिसमें 150 लोग मारे गए वो उसने कराया था। यही हमारा आज का सवाल भी था कि रेल यात्रियों को मारने वाली ISI को आतंकी संगठन अब घोषित करना चाहिए। हजारों की संख्या में जवाब आए हैं। SMS पे 97% लोग हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पोल के नतीजों में 95% लोग हमें जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हिंदुस्तान का, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मानता है कि ISI एक आतंकवादी संगठन, तो उसको घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी हरकतें हुई हैं, आतंकवादी वारदातें हुई हैं, उन सब के पीछे पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी ISI का ही हाथ रहा है। अब उसको अलग थलग करने की जरूरत आन पड़ी है। इसी नोट पर आज का हम तो पूछेंगे इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।